मायूसी कुफ्र है तो हम सुनते आए हैं, लेकिन उम्मीद ईमान है, इसकी बात भी अब होने लगी है। हमारे साथ नरगिस ज़ारा हैं अमेरिका से और एजुकेशनिस्ट हैं, काउंसलर हैं और रिसर्चेस पढ़ती रहती हैं, पढ़ने-लिखने का बड़ा शौक है और आजकल उम्मीद पर काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नरगिस ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप खैरियत से? दुआएं आपके सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये जो उम्मीद है और होपफुल रहना या होपलेस रहना इसको हम कोई बहुत आम सी चीज़, रूटीन वाली चीज़ समझते हैं, लेकिन रिसर्चेस तो ये बता रही हैं कि इसका असर हमारी नफ्सियाती, ज़हनी, जिस्मानी हर तरह की सेहत पर होता है। जी सर, ऐसा ही है। हैरत अंगेज तौर पे इंसान अगर उम्मीद नहीं रखता तो उसकी मौत जल्दी वाक़या हो जाती है। साइंस ने ये भी प्रूव किया है कि उसके जिस्म के खुलिये मरने लगते हैं अगर उसकी ज़िंदगी से उम्मीद की रमक बाकी हो जाए, तो वो अच्छा, बाकी ना रहे। ये बताइए नरगिस ज़ारा कि उम्मीद की रमक बाकी रहे, इसकी कोशिश तो हम सब करते रहते हैं, लेकिन आपने ये बात करके चौंका दिया कि जो लोग उम्मीद नहीं रखते वो ज़िंदगी से भी जल्द हाथ धो धो बैठते हैं, तो ये कैसे? इसको थोड़ा साइंटिफिक रीज़न्स इसकी क्या हैं आपके पास? सर साइंटिफिक रीजंस ऐसे हैं कि उम्मीद पे आज से नहीं, मैं वैसे ये भी अर्ज करती चलूं अगर आप इजाजत दें तो उम्मीद और इसके साथ एक बिल्कुल इसका सिस्टर वर्ड है करेज। तो करेज और होप इन दोनों पे काम हो रहा है अरिस्टोटल के जमाने से। उसने इस पे हिंट किया था सबसे पहले, अरस्तू ने। सही। हाँ जी। और उसके बाद से हमेशा से ऐसा समझा गया है कि ऐसा इंसान जो है वो मुआशरे और अपने किसी काम का नहीं होता जिसके अंदर उम्मीद ना हो और करेज ना हो। अब इसको साइंस ने स्टडी करना शुरू किया है, यहाँ तक कि सिर्फ इंसानों में नहीं, लेबोरेटरीज में जो जानवर लिए जाते हैं जैसे गिना पिग्स वगैरह, या उन पे जब रिसर्च हुई तो वहां भी प्रूव ये किया गया कि अगर उनमें करेज और होप है तो वो जिंदा रहते हैं, अगर नहीं है तो वो फिर जिंदा नहीं रहते। अच्छा, जिंदा ना रहने का, क्योंकि सर हमें हैरत होती, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह की चीजें जो है वो छोटे छोटे पैराग्राफ और लेसन्स में बच्चों को कराई जाती हैं। जी, येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में एक पूरा कोर्स होता है एमएस का डेथ की फिलोसफी पे, कि जो डेथ है ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसकी फिलोसफी क्या है, कल्चर्स में इसको क्या कहा गया, साइंस इसे कैसे प्रूव करती। सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल के बच्चे ना हर बात का एविडेंस और सबूत मांगते हैं। तो साइंस ये कहती है कि आपके जिस्म में, जैसे देखें रब्बे कायनात ने मतलब इतनी बड़ी हमारे सामने शाहकार कायनात खड़ी की है, हर चीज की एक उम्र है जिसको आप फिजिकल एज है, केमिकल एज है, बायोलॉजिकल एज है, जिसके बाद नेचुरल एक सीजेशन पॉइंट शुरू हो जाता है, यानी वो चीज खत्म होना शुरू हो जाती है। तो इंसान की सांसें भी गिनी हुई हैं, लौहे महफूज पे हैं, ये हमारा ईमान कहता है। लेकिन वो सांसें बहुत कमजोर होने लगती हैं जब उम्मीद खत्म हो। क्यों? क्योंकि जब उम्मीद खत्म होती है तो आपके जिस्म की जो मशीनरी है वो नए खुलिये बनाना छोड़ देती है। तो आप सोचें, तो पुराने खुलियों का जो तोड़ फोड़ का निजाम है, हमारी जो सेल्स हैं वो चूंकि तोड़ फोड़ का शिकार है, तो क्या उनकी लाइफ कुछ इफेक्ट हो जाती है हमारे इमोशनल स्टेट के मुताबिक? जब हम होपलेस होते हैं तो क्या उनके डिस्ट्रॉय होने का अमल तेज हो जाता है और फिर नए खुलियों के बनने का अमल कुछ इफेक्ट होता है? सर ये मुझे जो समझ आई है, इन माय हम्बल ओपिनियन, देखें जो आग होती है ना वो दो तरह की होती है। एक तो वो भड़क उठती है और दूसरा जो है वो सुलग जाती है। जो स्ट्रेस है ये ऐसे ही है जैसे आपके अंदर कोई सुलगती हुई चीज है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके खुलियों को जला रही है। यहाँ तक कि जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, अगर वो स्ट्रेस ओरिएंटेड बंदे के ह्यूमन ऑर्गन्स हैं तो उनका टेक्सचर, उनका साइज और उनका जो मसल का कलर है, टिश्यू का कलर, वो भी चेंज होता है। अच्छा, और जो डॉक्टर्स हैं वो जो बहुत स्ट्रेस वाला होपलेस पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिला सकते। जो होपफुल पेशेंट होता है, जो खुद फाइट करता है, हमने देखोगा जनरली सर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स कहते हैं कि आप हिम्मत करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। क्योंकि होप ने वो मिरेकल्स किए होते हैं मेडिकल साइंसेस में जो अदरवाइज साइंटिफिकली लोग नहीं समझते। लेकिन मैं जिस वजह से होप पे मैंने काम किया उसकी रीजन ये थी क्योंकि बाज़-औक़ात हम जिंदगी में कुछ होता है हम नहीं लूज करना चाह रहे होते, हमें होता है कि ये चीज या ये हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार, इनके बगैर हम नहीं रह सकेंगे। पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं इंडिया के, अजरुद्दीन साहब,
जी जी। उनके 2 ही बेटे थे और बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे को बाइक लेके दी लाखों रुपए की, और उस बच्चे ने ओवर स्पीडिंग की एंड ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। और उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह के हवाले कर दी। अब मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा दर्जा है सर, जी, एक औलाद के लिए ये कहना। लेकिन अगर किसी को इस तरह की कोई इस तरह की सिचुएशन हिट कर जाए, कोई ट्रॉमेटिक कोई भी चीज, उसके बाद कई लोग होप लूज कर देते हैं। मैंने खुद सुना है कि बस अल्लाह ने करनी तो मर्जी है, तो फिर दुआ क्या करें। उस वक्त वो जो बेचारगी होती है ना नरगिस, उस बेचारगी में कोई अदर ऑप्शन नहीं होती, और बाज़ औक़ात हम बड़ा दिल करके ये कह तो देते हैं, लेकिन वो जो हमारी जो फीलिंग्स हैं एक्चुअली वो अपनी जगह पे मौजूद रहती हैं। बाज़ औक़ात हम क्विक फिक्स के तौर पे फौरन लोगों के दिलासा देने पे उम्मीद में आ जाते हैं, लेकिन हम अपनी फीलिंग्स को शायद कहीं एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा एक ग्रीफ बन जाता है, और हम उस पेन में थोड़ा सुलगते रहते हैं, और उस ग्रीफ से हमारी रिकवरी नहीं होती। सर मैं एक बात बताऊं, होप जो है इसको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ जिसे कहते हैं तबका है फिक्र में बार बार रिपीट किया गया है। और मजे की बात यह है कि बहुत सी तमाम तहजीबों में और तमाम कल्चर्स में इसे रिपीट किया गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि इंसानों और जानवरों दोनों में ये रिसर्च प्रूफ कर चुकी है। तो होप ऐसी चीज है जहां होप एकदम टूट जाती है, ट्रॉमा आ जाता है। जैसे अल्लाह माफ करे 2005 में हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए जल्जले का एक झटका आया था। कुछ ऐसी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस हैं जो बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन चली जाती हैं, इंसान को नहीं समझ आती, हम रेडी नहीं होते हैं। लेकिन वहां पे एक चीज खड़ी होती, जैसे मैंने कहा सिस्टर वर्ड है करेज, कि जी अच्छा ये तो करना है। आप उस वक्त थोड़े नंब भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन आपका एड्रेनालिन हाई होता है, आप में वो होता है ना कि एक बाइल उठती है कि ये तो मैंने करना है। आप जब कोई बहादुरी होती है ना, जब इंसान शेर से भी लड़ जाता है। तो क्राइसिस सिचुएशन को कुछ लोग इस तरह हैंडल करते हैं जिस तरह बाकी लोग नहीं करते। और शायद मेरी मिसाल जी हर एक का रिस्पांस फर्क आता है, लेकिन कोई एक होता है जो उठ खड़ा होता है और सारे इंतजामात की तरफ लग जाता है, और कोई एक होता है जो चारपाई से लग जाता है और ज़ारों कतार धाड़े मार मार के रोना ही उसका काम होता है। सर मैं इसे साइंटिफिकली अर्ज करूं, जो उठ खड़ा होता है उसका एक हार्मोन है ADH, जो बड़ी जल्दी सिक्रीट हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी में एक एनर्जी और एक हिद्दत आ जाती है। स्ट्रेस में वो भी होता है, लेकिन वो उसको पोस्ट ट्रॉमा पे ले जाता है, यानी बहुत देर बाद उसको एक्सप्रेस करेगा, फारिग होके बैठेगा। उस वक्त वो कहता है कि मामलात क्या देखने हैं, फौरन क्या करना है। और एक वो होता है जिसका स्ट्रेस में ये जो दिमाग के बीच वाला हिस्सा है, उसका जी उसका वो एक्टिव हो जाता है, और उसका जो ग्रे मैटर है वो सुकड़ जाता है। उसमें एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं स्ट्रेस के, जो उसको मूव नहीं करने देते। बॉडी इमोबाइल हो जाती है, जहन बहुत बिजी हो जाता है, ये पट्टे कमर गर्दन के पकड़े जाते हैं और ऐसा इंसान इमोबाइल हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता। तो ये नेचुरल है, ये इनबिल्ट है। आई डोंट नो ये जेनेटिक है किस तरह से, लेकिन ये हमारी बायोकेमिस्ट्री में है, इट्स इन आवर बॉडीज के हमने डिफरेंट रिएक्शंस देने होते हैं। बट अगर हम डिफरेंट सिचुएशंस, यानी हर शख्स जो है वो अपना अपना रिस्पांस रखता है टुवर्ड्स सिचुएशन। अच्छा ये बताइए कि वीपिंग लिवर भी तो हमने सुना है कि ये जो होपलेसनेस है ये हमारी बॉडी पर, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की कि बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के टेक्सचर पर भी ये असरअंदाज होती है, कलर पर असरअंदाज होती है। तो फिर वीपिंग लिवर भी कहा जाता है कि होता है ऐसे लोगों का जिनको कोई सदमा पहुंचा होता है। जी सर, मैंने एक्चुअली ये टर्म सुनी राइट इन माय फैमिली। और हम लोग डॉक्टर के पास थे, तो मैंने डॉक्टर से, चूंकि वो थोड़ा क्वेश्चंस में करी थी तो वो थोड़ा तंग भी हो रहे थे, ही वाज अ बिजी डॉक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूंगी इजाजत के बगैर। तो फिर मैं बाद में उनसे अपॉइंटमेंट लेकर गई, क्योंकि मेरे कुछ सवालात थे, मैं अपनी सिस्टर को अटेंड करी थी और डॉक्टर्स हमें होप नहीं दे रहे थे। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि देखिए इनकी जो बीमारी है ये बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेस होता है इट इफेक्ट्स योर लिवर, और लिवर अगर इफेक्ट हो जाए तो बॉडी डिटॉक्स ही नहीं होती है। अच्छा हम दिल की बात करते हैं, दिमाग की बात करते हैं, लेकिन बॉडी आपकी डिटॉक्स ही नहीं होगी।
और फिर जब मैं उठने लगी, और वो बड़े हैरान थे कि मैंने सिर्फ उनसे लर्न करने के लिए, मतलब आई टुक एन अपॉइंटमेंट एंड वेंट टू हिम बिकॉज ही वाज बिजी, खैर उनका टाइम था। तो जब मैं उठने लगी तो उन्होंने मुझे कहा कि बीबी तुम्हें पता है, मतलब दिस इज हाउ डॉक्टर्स टॉक, वेल आपको अंदाजा होगा लाहौर में, तो कहते बीबी तुम्हें पता है जहर सोच का भी होता है और जहर दुख का भी होता है। और आई वाज सरप्राइज्ड। फिर मैंने इस पे खैर रिसर्च की। इट्स बीन 1 ईयर के मैं इस पे पढ़ रही थी और मैं बड़ी हैरान हुई। वीपिंग लिवर का वर्ड उन डॉक्टर ने यूज किया था, ये मेरा क्रेडिट नहीं है, उन्होंने यूज किया था और उन्होंने कहा था मेडिकल टर्म में हम यूज करते हैं। वो उनका लिवर इतना दुखी हो चुका है, शी हैज टेकन हर फादर्स डेथ टू हार्ट एंड सो मेनी अदर थिंग्स, कि वो सुकड़ रहा है और उसमें से सिक्रीशंस होके बॉडी में आ रही हैं, जिसे मेडिकल टर्म में हम एसेटिक फ्लूइड कहते हैं। एसेटिक फ्लूइड जो है जी वो पॉइजनस होता है। जब वो लिवर से निकल के बॉडी में फैल गया, फिर उसने सारे आपके ऑर्गन्स डीकंपोज करने हैं। सर आपने नोट किया होगा, बड़ा गरीब आदमी है, मुंह पे उसके छाइयां हैं लेकिन पेट फूला हुआ है, अक्सर ऐसे लोग नजर आते हैं जी, एंड उनके लिवर के फंक्शंस ठीक नहीं होते। वो अपीयरेंस ये जो होपफुल होना है और होपलेस होना है, ये मुख्तलिफ बीमारियों में जो लोग होते हैं उनकी रिकवरी से भी काफी रिलेट करता होगा। क्या सर्वाइवल रेट में कितना फर्क आपने स्टडी किया? होपफुल और होपलेस लोगों में कोई स्टडी होगी जिसपे यानी फर्क पता चलता होगा कि इतनी परसेंटेज दोनों में फर्क पैदा करती है? सर मेरे पास, बिकॉज फ्रेंकली आई डिडंट हैव resources to conduct research first hand, but ये डेनमार्क में इस पे काम हुआ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो मेडिकल स्कूल है उसमें काम हुआ है, अमेरिका में मेडिकल साइंसेस पे खैर बहुत काम हो रहा है। तो उन लोगों ने 5 to 8% का रिजल्ट दिया है। 5 to 8% जो है वो होपफुल पर्सन जो है उसकी ज्यादा सर्वाइव करता है, ज्यादा सर्वाइव करेगा बनिस्बत उसकी जो होपलेस है। तो अगर कोई जैसे किसी हादसे में कोई बीमार हो जाता है, कोई कोमा में चला जाता है, कोई किसी और ऐसी तकलीफ में चला जाता है जिसमें उसको कुछ दवाइयों से मदद लेना पड़ती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो होपलेस शख्स है उसकी बॉडी तो दवाइयों को भी उतना अच्छा रिस्पांस नहीं देती होगी। सर एग्जैक्टली, बिकॉज मैं आपको बताऊं, जिस तरह से अगर कोई स्पोर्ट्समैन है और वो नेट प्रैक्टिस नहीं करता तो वो ऑन द डे ऑफ मैच परफॉर्म नहीं कर सकता। इन द सेम मैनर ये जो होमवर्क है होपफुल होने का, या खुद को अच्छे लोगों, होपफुल लोगों से सराउंड करना, इस तरह की बुक्स को पढ़ना, या अपनी इस तरह की सोचों को, नेगेटिव सोचों को ऊपर ना आने देना, ये प्रैक्टिस आपको इस तरह के मौकों पे बहुत काम आती है। बिकॉज जो कोमा के पेशेंट्स हैं उनमें भी होप ने काम किया है, और समटाइम्स कोई ऐसा डियर फैमिली मेंबर जो उन्हें सबकॉन्शियस में भी याद हो, उसकी बातों ने और होप्स ने भी काम किया है लोगों के लिए। इवन सर इवन एक ऐसी केस स्टडी देखी गई जिसमें एक खातून जो है उन्होंने घर के बिल्स याद करवा के अपने हस्बैंड को बच्चों के वास्ते दे के होश में ले आई थी। अच्छा। तो, हाँ जी, कि हाउ वुड दैट हैपन विदाउट यू, एंड यू नो लाइक वी नीड यू एंड योर स्ट्रेंथ, और आप हमें चाहिए हैं, और इस तरह से। तो दैट जेंटलमैन केम आउट ऑफ हिज कॉमा, और इट डज वर्क सर। लेकिन अगर आप लाइफ में नेगेटिव हैं तो डेफिनेटली when you go into unconsciousness, या आप नहीं अपने हवासों में रहते, तो then it doesn't work that way। क्योंकि आप जिंदगी से तो पहले ही मुंह मोड़े हुए हैं ना, तो जब आपने मुंह मोड़ लिया, पर्दा सा आपने किया हुआ है, तो फिर जब आप किसी ऐसे हादसे में, किसी ऐसी तकलीफ में जाएंगे तो आप ऑलरेडी डिमोटिवेटेड हैं, ना उम्मीद हैं, तो फिर आप और उसी अंधेरे में, उसी गहराई में धंसते चले जाएंगे। ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं क्या उनके रिजल्ट्स, उनकी स्टडी में भी कुछ फर्क देखा गया कि जो होपफुल स्टूडेंट्स हैं और जो होपलेस स्टूडेंट्स हैं दोनों में कारकर्दगी का कुछ फर्क आता है? सर हाँ जी, ऐसा है, क्योंकि मैंने ये एस्पेक्ट इसलिए पढ़ा क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बच्चों के सुइसाइड और ड्रॉप आउट्स के केसेस देखे जा रहे हैं, प्लस ड्रग्स का एलिमेंट ऐड हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, विच इज लाइक ऑफ ग्रेट कंसर्न टू पेरेंट्स। तो मालूम ये पड़ा है कि जो बच्चे होप्स नहीं रखते, या समटाइम्स पेरेंट्स नहीं देते, मैंने खुद के सामने देखा है ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करते हुए, हम काउंसलिंग कर रहे हैं और फादर कह रहे हैं नहीं इनसे नहीं होगा, इन्होंने तो नहीं करना, मुझे बता दें क्या करना है। तो वो बच्चे की ना पॉजिटिव थिंकिंग कुछ पेरेंट्स अपने ओवर एम्बिशियस होने में खींचते रहते वापस। दे कैंट से कि यू कैन डू, एक पैट दे दें शोल्डर पे, कह दें बेटा अच्छा यू विल डू,
और नहीं भी हो गए तो मेरे बच्चे तो हो ही ना, तो यू विल मेक समथिंग ऑफ योरसेल्फ। तो जो बच्चे होपलेस होते हैं ना सर, एक्चुअली होपलेस होने के साथ चूंकि पूरी बॉडी की जो एनर्जी है वो कहीं बैठ के ना जैसे ब्रूड करना शुरू कर देती है, दुखी सोचों में लग जाती है, तो वो एनर्जी एक तो काम पे नहीं लगती, सेकंड ये आपको अंदर से खाती रहती है, और फिर ऐसे बच्चे नहीं परफॉर्म करते, उनको एग्जाम का स्ट्रेस ज्यादा होता है और उनकी तैयारी कम होती है, और इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा, यहाँ पे तो जो रिसर्च हुई है कॉलेज स्टूडेंट्स पे हुई है ज्यादातर, कि जो स्ट्रेस्ड बच्चे हैं वो कम परफॉर्म करते हैं, और जो होपफुल और हैप्पी बच्चे होते हैं, एनर्जेटिक, एक्चुअली वो को करिकुलर और करिकुलर दोनों में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसमें रियलिस्टिक अप्रोच का ना होना, जैसे मौत एक हकीकत है और हम सब इंसानों को मौत का जायका तो चखना है, लेकिन फिर भी हम इसको कबूल नहीं करते। कई दफा हमारा कोई बहुत प्यारा रिश्ता जब हमसे जुदा होता है, हमारी मदर फादर में से जब कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है, तो अचानक जब किसी मौके पे उनके जाने के बाद पहली दफा हम हंसते हैं, तो हमें अचानक ये बड़ा अजीब सा लगता है, हमारे अंदर से आवाज आती है कि फलां तुम्हारा प्यारा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे फादर, वो तुम्हारे साथ नहीं है और तुम हंस रहे हो। सर मैंने, आप सही कह रहे हैं, एक्चुअली आई कैन रिलेट टू योर फीलिंग्स, क्योंकि मेरे वालिद जब फौत हुए थे आई वाज अ टीनेजर, और पूरे 1 साल तक पूरी किसी फूड में फ्लेवर नहीं था सर, कोई गर्मी सर्दी का एहसास नहीं था। एग्जाम भी हुआ, वापस एजुकेशन पे भी गए, मदर भी एम्बिशियस थी कि बेटा ये बनना है, बाबा ये चाहते थे, और मुख्तलिफ जिम्मेदारियां भी जाहिर बात है संभालनी सब बहन भाइयों ने मिलके अब्बू के बाद, लेकिन वो जो एक फीलिंग होती है ना, मेरी सिस्टर ने मेरे ख्याल में कोई 2 साल बाद अम्मी को कहा कि अम्मी मैं कलर्स के शेड्स पहली दफा फील कर रही हूँ, मुझे सब ग्रे ब्लैक नजर आता था। तो सर ट्रॉमा होता है, और वो जाहिरी बात है, और जो कनेक्टिविटी बायोलॉजी ये कहती है कि आपके जीन्स की कनेक्टिविटी होती है व्हेन योर पेरेंट्स आर अराउंड यू, एक हाला होता है जो रह जाता है, पॉजिटिव साइकोलॉजी भी ये कहती है। इसका मतलब है जब माँ या बाप दुनिया से जाते हैं सर, तो कुछ टूटता है, एक तो इमोशनल चीज है, लेकिन स्पिरिचुअली भी कोई एक कनेक्शन टूट गया ना, एक जनरेशन आपकी वो चैप्टर क्लोज हो गया। और दूसरा जो है जाहिरी बात है, इंसान का एक मेंटोर दुनिया से चला जाता है, माँ बाप से बड़ा तो कोई आपका एडवाइजर और मेंटोर नहीं होता, तो यस इट डज, लेकिन इसमें जो हेल्प करती है दैट इज कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन। इस्लाम को जो पढ़ना है, एक्चुअली आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप इस्लाम को पढ़ें, लेकिन यहाँ पे मेरे सारे क्लाइंट्स मुस्लिम नहीं होते, तो डेफिनेटली कैंट रिकमेंड सबको के जाके कुरान पाक पढ़ें। तो कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हर रिलीजन में पढ़ाई गई है, जिसमें कनेक्ट किया गया है रब्बे कायनात को इस कायनात और इंसान की एग्जिस्टेंस के साथ। अगर आपको ये पता चल जाए कि आप बहुत लंबा जो जमाना है उसमें आप एक चैप्टर हैं, और आप एक बहुत लंबी चेन का एक उसकी आप छोटी सी वो कनेक्शन है, उसका लिंक है, तो फिर आपको चीजें समझ आ जाती हैं। मुझे अभी अपनी बहन जो है उनको अल्लाह के हवाले किए हुए साल नहीं हुआ है, और वो जाहिरी बात है शी वाज यंग और छोटे बच्चे थे, और फिर बीमारी थी, तो वो बहुत सी तकलीफ ऐड हो गई थी फैमिली लेवल पे। बट व्हाट वाज द थॉट, वो जो कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन है, और सर ये जो एजुकेशन है ये अब किंडरगार्टन में बच्चों को दी जा रही है, नेचर से आप कनेक्ट करें, क्योंकि मुझे मेरी एक उस्ताद थी, उन्होंने कहा था कि अगर बाबा आदम से लेके आज तक सारे इंसान ही जिंदा होते तो हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब की बजाय इंसानों से ही तंग आए पड़े होते। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये बताइए नरगिस सारा के समझ में आया कि उम्मीद का ना होना जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह है, या समझ लीजिए कि जिस्म जो है वो जिंदगी से मुंह मोड़ने लगता है अगर आप ना उम्मीद या होपलेस हो जाते हैं। आपकी कारकर्दगी जिस जगह भी आप हैं, स्टूडेंट हैं, आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई जॉब पे हैं, वहां भी आपकी कारकर्दगी जो है वो बहुत खराब हो जाएगी। आप जिंदगी की उमंग से महरूम होंगे तो आपकी नींदें भी फिर उड़ जाती हैं, आप की आंखें, चेहरे, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब कुछ भी उदासी का ही सिंबल बन जाते हैं। अच्छा, अब कोई उदास है, मायूस है, उसकी एक तो केमिकल रीजन कोई बीमारी हो सकती है, डिप्रेशन का कोई बाकायदा केस हो सकता है जिसमें किसी से कंसल्ट करना है, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं उन लोगों की जो वक्तन फवक्तन ना उम्मीद हो जाते हैं
और इस नाउमीदी को बस एक रूटीन किसी चीज समझते हैं, तो ऐसे लोगों को हम अगर कुछ टिप्स दें कि नाउमीदी के इतने सारे नुकसानात और ये जो सब बातें हमने की, इनसे बचने के लिए तो फिर उम्मीद पैदा करनी पड़ेगी और उम्मीद को अपना ईमान बनाना पड़ेगा। तो इस ईमान से अपने आप को हमकिनार करने के लिए क्या छोटी-छोटी ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिनको कि अपनाया जाए तो उम्मीद से दामन भर सकता है? सर, जब मैं स्टक होती हूँ किसी चीज में, मैं बिकॉज आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ के हाउ आई गो अबाउट इट, आई जस्ट थिंक वन थिंग कि हमारी सोच, ख्वाहिश और हमारे खौफ महदूद हो सकते हैं, रब्बे कायनात के लिए कोई चीज महदूद नहीं है। और चूंकि आपका एक वर्टिकल सीधा लिंक उनके साथ है, तो दिस थिंग यू नो लाइक ये सोच आ जाना कि अल्लाह मेरे मसलों से भी बहुत बड़ा है, इमेजिनेशन से भी बहुत बड़ा है, ये आपको, और खुदा का कॉन्सेप्ट हर मजहब में है, अगर आप नॉन मुस्लिम्स के लिए भी बात करें हर मजहब में है, नंबर 1। सर, नंबर 2, वक्त रहता नहीं है, अच्छा नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता, और ये सोचना, इसको कहीं किसी किताब में पढ़ लेना, इसने मुझे बहुत वक्तों पे तसल्ली दी है। जी। और सर, तीसरी चीज कि जब खुदा ने खुद कहा है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो फिर होपलेस क्यों होना, अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट क्यों करना है कि शायद हम इस गम को, इस दुख को, इस प्रॉब्लम या दर्द को फेस नहीं कर सकते, हम ये चैलेंज ले नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने किसी इंसान को दूसरे से कमतर बनाया हो? हम लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कमतर या बरतर नहीं हो सकते। और बड़ी खूबसूरत बात कही आपने नरगिस। बाज़-औक़ात तो हम किसी ऐसे मसले पर नाउम्मीद हो जाते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन पर जो सिचुएशन महीने बाद में याद भी नहीं होती, और हम उसको इतना सीरियस लिए होते हैं कि हम जिंदगी का फैसला कर रहे होते हैं, हमारे अंदर सुइसाइडल थॉट्स, जिंदगी का विकार होना, जिंदगी में कुछ ना होना, नाखुशी। ये जो नाखुशी है, इसको कैसे एड्रेस किया जाए? मसलन मैंने जो स्टडी किया तो उसमें छोटी-छोटी जो बातें मेरी समझ में आई कि अगर रूटीन्स में हम शामिल कर लें, जैसे कि फीलिंग्स को बयान करना, अपनी फीलिंग्स को अगर आप लिख कर या बोल कर बता सकते हैं, तो इससे भी आपका कैथार्सिस भी होता है और दूसरे की एक इमोशनल कनेक्शन और सपोर्ट भी हमें मिलती है। फिर इसी तरह से फिजिकल एक्टिविटीज हैं, अगर आप वॉक एक्सरसाइज करते हैं तो आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, खुशी के केमिकल्स रिलीज होते हैं। फिर अगर आप नेचर से कनेक्ट होते हैं, आप घर में रखे गमलों से थोड़ी देर करीब होते हैं, आप किसी बाग बगीचे में जाके नेचर को देखते हैं, आप उड़ते हुए परिंदों की तरफ देखते हैं, आप सुबह उठ के परिंदों की आवाजों को महसूस करते हैं, आप तुलुओ गुरूब चांद और सूरज के मनाजिर को देखते हैं, तो ये सब कुछ भी हमारे अंदर बड़ी अच्छी होप पैदा करता है। फिर इसी तरह से छोटे बच्चे 2, ढाई, 3 साल का कोई ना कोई अरहम हर घर के मिलने वालों में कहीं ना कहीं मौजूद होता है, तो ऐसे किसी बच्चे से बात करना, ऐसे किसी बच्चे की शरारतों पर और बाज़-औक़ात तोतली ज़बान में उसकी अपने टर्म्स में की हुई किसी बात को एंजॉय करना, ये भी एक बड़ी जबरदस्त होप और खुशी की फील देता है। नहीं सर, आपने बड़ी बेहतरीन बात की। मैं आपको बताऊं, मैंने ये साइकोलॉजिस्ट से सुना है कि अगर किसी घर में कोई डिप्रेस्ड बुजुर्ग है और उस घर में बच्चा नहीं है, तो फिर आप ऐसा करें कि उस घर में कोई छोटा सा पेट रख लें, प्रेफरेबली कोई परिंदा रख लें। और हाँ जी, और बिकॉज वो आपको सूद करता है। और दूसरी चीज सर, आपकी बात को मैं एक्सटेंड करूंगी, ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद पर किया है कि फूड मैटर्स अ लॉट। चूंकि आप देखें ना, हम सेलुलर बेसिस पर होप के इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, होप या होपलेस होने के, तो आपके जो सेल्स हैं उनकी केमिस्ट्री बनती है, ना सिर्फ वो स्पिरिचुअल केमिस्ट्री है, फिजिकल है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स है। हर सेल का एक अपना ब्रेन है। तो व्हाट हैपेंस कि जो आप खुद को फीड करते हैं, इट ऑल्सो गोज टू योर सेल्स। क्या आप वो फीड कर रहे हैं कि आपके नए सेल्स रीजनरेट होते रहेंगे या नहीं होते रहेंगे? आप देखेंगे इंसान अगर कोमा में भी होता है तो उसकी बॉडी को फीड जो है वो एक आईवी से जा रही होती है किसी तरह, एक्सट्रीम कंडीशंस में। और इसी तरह से जब कोई बहुत ट्रॉमा में होता है या बहुत रो रहा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसे बार बार पानी पिलाते रहें। व्हाई? बिकॉज इट डिटॉक्सिस स्ट्रेस फ्रॉम योर बॉडी। अच्छा, पाकिस्तान में एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और अगेन हम लोग
फोरम पे शायद उनका नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैंने खुद को उनके सामने इसलिए पेश किया था बिकॉज मेरी मतलब सिस्टर जितना एक बचपन हम गुजार सकते हैं, एवरीवन हु हैज अ सिबलिंग कैन अंडरस्टैंड कि 3 साल ये बैठ के देखना कि शी इज विदरिंग अवे फ्रॉम योर हैंड्स, शी इज स्लिपिंग आउट, तो कई दफा ऐसा होता है कि आपकी हिम्मत खत्म होती है। सो आई वेंट टू दिस न्यूट्रिशनिस्ट, वो मेरी बहन के साथ भी काम कर रही थी और वो बहुत स्पिरिचुअली लेती हैं न्यूट्रिशन को, तो हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो व्हाट यू फीड योरसेल्फ, व्हाट यू सराउंड योरसेल्फ विद, तो फूड मैटर्स अ लॉट सर। और उनकी जो फूड है उसने तो मुझे विद इन अ वीक बता दिया था कि हाउ पॉजिटिव आई कैन बी विद दिस। पॉजिटिव इन द सेंस कि आपकी सोच नहीं थकती, ऐसा तो नहीं अल्लाह माफ करे कि ईमान चला जाता है, लेकिन इट डज वंडर्स। योर फीड योर स्लीप, ईमान तो नहीं जाता पर उससे कम भी कुछ नहीं होता फिर। तो नहीं सर, देखें जैसे चाय है ना, बिकॉज जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं और किसी प्यारे के सराहने आप हॉस्पिटल में बैठे हैं या घर के अंदर कोई ऐसा स्ट्रेस है कि जी माँ बाप स्ट्रेस ले लेते, बच्चे का मेरिट नहीं आ रहा मेडिकल या इंजीनियरिंग का, तो वो हर डिनर पे वो टेबल टॉक बन जाती है, तो वो स्ट्रेस पूरी फैमिली को ले लेता है। तो वो चूंकि सेल बर्निंग हो रही होती, तो हम अनकॉन्शियसली ना चाय बहुत पीते पाकिस्तान में। अच्छा, ये फिर बात समझ में आ रही है कि अगर आपके घर में या आप अगर थोड़ा अलग अलग रहने लगे, थोड़ा चुप चुप रहने लगे, दुनिया अच्छी अच्छी ना लगने लगे और ये लगे फील होने लगे कि जैसे हमारी खुशी की कोई वजह नहीं है, इंसानों में दिलचस्पी, जिंदगी में दिलचस्पी, उमंग और ये सिचुएशंस के बारे में गुमान होने लगे कि इसका अंजाम कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब है कि उम्मीद का दिया खतरे में है और आपको फिर जायजा लेना है, देखना है कि आपके अंदर ये जो दम तोड़ती उम्मीद है इसकी वजह क्या है, कंसल्ट करें, डिस्कस करें। अगर तो आप किसी अपने प्यारे से शेयर करके सेल्फ हेल्प के जरिए आर्टिकल्स पढ़ के, वीडियोस देख के, डिस्कस करके अगर मसले से निकल आए, समझ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये फिर थोड़ा ठहर जाए ये कैफियत और 1 माह से ज्यादा तक ठहरी रहे, तो फिर किसी प्रोफेशनल से भी कंसल्ट कर लें, कोई हर्ज नहीं। हो सकता है कि कोई केमिकल का ऐसा चेंजेस हों जिनमें कि आपको कोई मेडिसिनल हेल्प, कोई फार्माकोलॉजिकल हेल्प, कोई अच्छी सपोर्ट दे, तो फिर इसमें भी कोई शर्माने की, झिझकने की बात नहीं है। सर आप सही कह रहे हैं। मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मेरे पास जब ये जुवेनाइल एज के क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि आप लोग अपने पेरेंट्स को हग क्यों नहीं करते। आपने अभी वो मिसाल दी ना बच्चे की, तो अमेरिका में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि ओल्ड होम्स में बच्चों को विजिट कराया जाता है, बल्कि अब टीनेजर्स जो हैं उनको असाइनमेंट दे दी जाती है कॉलेज और हाई स्कूल में कि आपने ओल्ड होम में वक्त बिताना है। सर एक बल्कि इसको ज्यादा जरा अगर मजेदार भी से कहा जाए तो ओल्ड होम में छोटे बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो जी सर ये किया, हाँ ये एक्सपेरिमेंट हुआ है सर, क्योंकि छोटे बच्चों के स्किन जो है, क्योंकि वो देखिए ना वो आलमे अरवा से दुनिया में आते हैं, वो इतने प्योर होते हैं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं होता, पूरी मतलब बोले ही नहीं होते, तो उनकी स्किन से इस तरह की वेव्स निकलती हैं सर्कल्स में, जो अगर आप एब्जॉर्ब करें उनको अपने साथ लगा के तो आपके ब्लड प्रेशर्स कम होते हैं। और इस पर रिसर्च हुई है और अभी तो ये पता चला है कि ऐसे लोग जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं और यूथ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनका एनर्जी लेवल जो है वो बहुत लंबी एज तक बूस्टेड रहता है। और मैंने खुद बहुत हैप्पी प्रोफेसर एक्सक्यूज मी पाकिस्तान के देखे हैं, और अब तो यहाँ हाई स्कूल के बच्चों को असाइनमेंट्स दी जा रही हैं कि आप ओल्ड होम में जाएं, लोगों के साथ वक्त बिताएं। ये जो सर ह्यूमन इंटरेक्शन है, इट्स अ ब्लेसिंग। इंसान का इंसान से बात करना, और इंसान अगर देखे ना, अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो आपके पास आए और आपका हाथ पकड़ के बैठे, तो उसकी 20 से 40% टेंशन तो वहीं खत्म हो जाती है। Exactly. Because he is there to talk to his father. So अगर जीना चाहते हैं, अगर जिंदगी अच्छी बिताना चाहते हैं, लंबी उम्र पाना चाहते हैं, तो खुश रहना सीखना होगा, उम्मीद से रहना होगा, और नाउम्मीदी की कोई वजह नहीं बनती। अगर सूरज तुलू हो रहा है, अगर रोज़ो शब की एक तरतीब से रिदम अगर आप देखें, तो हर दिन जो है वो कोई नई सूरज की किरण जब उठती है, जमीन को रोशन करती है, तो ये कुदरत का भी एक मैसेज है ना कि वो इंसान से बहुत पुरुम्मीद है।
तो उम्मीद पे दुनिया कायम है का जुमला तो हम सुनते आए हैं, लेकिन इसको हम जरा अपनी अमली जिंदगी में भी देख लिया करें कि मौसम के बदलने से भी एक मैसेज मिल रहा है। जमीन पर जो आप देखें कि जो परिंद चरिंद हैं ये कितनी जबरदस्त तरीके से अपनी जिंदगी में मगन होते हैं और इनको किसी तरह की कोई परेशानी या कोई ऐसा अंदेशा नहीं होता। देखिए कयामत आनी है, इसमें कोई शक नहीं, जंग भी हो सकती है, कोई कयामत भी आ सकती है, लेकिन अगर हम हालत जंग में अपने आप को महसूस करेंगे, जैसे कि कई दफा कोई दो मुल्कों के हालात पाक भारत के या किसी और दो ममालिक के हालात खराब होते हैं, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन अपने मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से नाउमीद हो जाती है। तो हमें जो वक्त मुकर्रर है आने वाला, उस वक्त को फिर जल्दी अपने साथ एसोसिएट नहीं कर लेना, अपने हाल से मुतमईन रहें और अपना बेस्ट करें, अपनी बेहतरीन कोशिश करें, खुश रहें, क्योंकि खुश रहने में आपको अल्लाह की भी बड़ी बेहतरीन मदद मिलती है, क्योंकि ये जो राजी व रजा होना है ये भी तो इसी से निकलता है ना कि आप अल्लाह की के हर फैसले से फिर राजी हैं। तो परेशान होने की बात नहीं, थोड़ी सी देर के लिए हमें सोचना होगा कि हमें अपने जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती हालात को बेहतर करके अपने आप को हम कैसे पुरउम्मीद बना सकते हैं। एग्जैक्टली सर, बल्कि सारा बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू, और आप जो 24 क्वालिटीज पर काम कर रही हैं ना कि इंसानों की जिंदगी के लिए वो 24 क्वालिटीज जो बहुत जरूरी हैं, उनमें से एक उम्मीद भी है जिस पर आज हमने बात की। मैं चाहूंगा कि आप जैसे जैसे अपनी रिसर्चेस को मुकम्मल करें तो बाकी उन क्वालिटीज पर भी हम जरूर जाएं जो कि 23 क्वालिटीज बकौल आपके मजीद बाकी हैं। ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, शामिल हुई और आपसे बड़ी ही इंफॉर्मेटिव बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, इट्स एन ऑनर ऑलवेज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।